11 जजों को एक साथ डिसमिस कर दिया गया और 11 के 11 हैरान परेशान हाई कोर्ट में उनके वकील दलील दे रहे हैं कि माय लॉर्ड इन्हें बख्श दिया जाए, पर अदालत ने उनके ऊपर रहम नहीं खाया। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जो नैतिक मूल्य एक जज में होने चाहिए वो इन पीसीएस जुडिशियल में सिलेक्ट किए गए जजों के अंदर नहीं है, इसलिए इन सबको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। 7 सितंबर 2014 की रात को ये लोग पार्टी करने के लिए एक रिजॉर्ट में पहुंचे। वहां पर डिनर था और शराब चल रही थी और उसके बाद शुरू हो गई इनमें आपसी लड़ाई। इतनी मारपीट हुई कि एक प्रोबेशनर बेहोश हो गया और उसे बेहोशी की हालत में इंस्टीट्यूट में लाया गया, जेटीआरआई इंस्टीट्यूट में लाया गया। वहां पर भी फिर से मारपीट शुरू हो गई, फिर से गाली गलौच हुई। 8 सितंबर को यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचता है और रजिस्ट्रार जनरल को एक फोन आता है, उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाती है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लिया और पूरे देश में एक नजीर पेश की सभी प्रोबेशनर्स के लिए। जय हिंद दोस्तों, कोई व्यक्ति पीसीएस जुडिशियल में सेलेक्ट होकर जज बन जाए और अचानक से 15 दिन या 6 महीने बाद पता चले कि उसकी नौकरी चली गई तो कैसा लगेगा। आज ऐसा ही मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मामला है उत्तर प्रदेश का और साल है 2013। 2013 में पीसीएस जुडिशियल के नोटिफिकेशन निकले उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद कैंडिडेट्स ने, एस्पायरेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़े स्तर पर तैयारी की, एग्जाम दिया और उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ। जो जो कैंडिडेट सही थे उनका सिलेक्शन हुआ और वो जज बन गए, यानी मजिस्ट्रेट बन गए लोअर कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है। पर क्लाइमेक्स जो स्टोरी का है, जो असल कहानी है, वो यहीं से शुरू होती है। जज बनने के बाद क्या होता है? एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा आता है जो उनके लिए काल बन जाता है और उनकी नौकरी चली जाती है। साल है 2014। 2013 में नोटिफिकेशन निकला था और 2014 में इन सब कैंडिडेट्स की जो ट्रेनी थे उनकी नौकरी लगने के बाद ट्रेनिंग चल रही थी और यह ट्रेनिंग थी जेटीआरआई इंस्टीट्यूट लखनऊ में। यह ट्रेनिंग 9 जून 2014 को शुरू हुई और 8 सितंबर 2014 तक चलनी थी। इस ट्रेनिंग में जो भी प्रोबेशनर्स थे उन्हें यह सिखाया जाना था कि आखिर जज बनने के बाद उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका नॉर्मली सोशल लाइफ में कितना जो ज्यादा उन्हें लोगों के साथ मिक्सअप होना चाहिए और बाकी जज बनने के लिए क्या क्वालिटीज, क्या चैलेंजेस रहते हैं, वो सारी एक ट्रेनिंग प्रॉपर जेटीआरआई में करवाई जाती है। ट्रेनिंग चल रही थी और इतनी कठिन ट्रेनिंग और परिश्रम के बाद आखिरी दिन आ चुका था। 7 सितंबर 2014 के बाद इन कैंडिडेट्स को एक दूसरे से अलग हो जाना था, क्योंकि अपनी अपनी जगह कार्यस्थल पर इन्हें चले जाना था। 7 सितंबर 2014 को शाम को ये प्लान करते हैं कि आज एक डिनर रखा जाएगा और साथ में ही वहां पर शराब भी पी जाएगी। जवान खून था और कुछ कैंडिडेट्स थे, प्राइवेट इन्होंने पार्टी रखी थी, तो इसके लिए ये कैंडिडेट्स, ये सभी ट्रेनी, ये सभी प्रोबेशनर पहुंच गए एक क्लब में, एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम था चरण क्लब एंड रिजॉर्ट, जो कि फैजाबाद रोड पर स्थित है लखनऊ में। वहां पर ये कैंडिडेट, ये सभी प्रोबेशनर पहुंचते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। डिनर चलता है, साथ में ही शराब चलती है। अब शराब पीते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद मामला खराब होने लगता है, यानी कुछ ट्रेनी, कुछ प्रोबेशनर आपस में लड़ने लगते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट किसी बात को लेकर हो जाता है और उसके बाद बात इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी पर आ जाती है कि एक दूसरे से हाथापाई की नौबत आ जाती है और कुछ देर बाद हाथापाई शुरू भी हो जाती है। यह लड़ाई हुई थी एक लड़की के ऊपर, जो एक साथी कुलीग ही थी, उसके ऊपर एक गलत कमेंट करने को लेकर। एक गलत कमेंट किसी एक प्रोबेशनर की ओर से किया गया। उसके बाद दूसरे प्रोबेशनर को यह बात अच्छी नहीं लगी, उसने लड़ाई शुरू की और उसके बाद यह मामला बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर हाथापाई होने लगी। हाथापाई इतनी ज्यादा हुई कि एक जो प्रोबेशनर था वो बेहोश हो गया और वहां से उसको वापस जेटीआरआई इंस्टीट्यूट में जब लाया गया तो वहां पर भी वो बेहोशी की हालत में ही पहुंचा। अब जो ये कहासुनी हुई थी, ये सिर्फ वहां पर रिजॉर्ट में ही नहीं थमी थी,
बल्कि जब ये JTRI इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं तो वहां पर भी कहा सुनी एक बार फिर से शुरू होती है और फिर से मार पिटाई होती है। काफी देर तक ये सब कुछ चला, उसके बाद बीच बचाव करके किसी तरह से इस बात को यहीं पर खत्म किया गया और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। 7 सितंबर 2014 की ये शाम थी, जो कि एक बहुत बुरा सपने की तरह कई कैंडिडेट्स के लिए गुजरती है, कई प्रोबेशनर्स के लिए गुजरती है। अब उसके बाद आता है 8 सितंबर का दिन, यानी अगला दिन। अगले दिन अचानक से हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के फोन की घंटी बजती है। उन्हें एक फोन आता है और उनके फोन पर जो व्यक्ति उन्हें जानकारी दे रहा है वो कहता है कि 7 सितंबर 2014 को इस तरह से एक रेस्टोरेंट में ये प्रोबेशनर जो ट्रेनी जजेस थे, ये वहां पर गए थे। 15 इनकी गिनती बताई गई और वहां पर जाकर इन्होंने मारपीट की। एक व्यक्ति बेहोश हो गया, उसके बाद जब इंस्टीट्यूट में आया तब भी मारपीट हुई। तो ये पूरा जो एक स्टोरी थी वो इस व्यक्ति ने रजिस्ट्रार जनरल को बताई। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, ये अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाई कोर्ट की पोस्ट होती है और काफी सीनियर पोस्ट मानी जाती है। रजिस्ट्रार जनरल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इसको काफी गंभीरता से लिया। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ने ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताई और बताने का तरीका वो एक नोट का था। उन्होंने एक नोट के जरिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बात बताई और उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि इस समय देश के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने पहले तो पूरे मामले को सुना, पहले पूरे मामले को देखा और उसकी गंभीरता को देखते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 9 सितंबर 2014 को एक हुक्म जारी किया। उन्होंने कहा सीनियर रजिस्ट्रार जुडिशियल जो हैं वो इस मामले की जांच करेंगे, तह तक जाएंगे, जिस जगह पर यह हादसा हुआ, जिस जगह पर यह घटना घटी वहां पर जाएंगे, सबसे पूछेंगे और सही बात का पता लगाकर आएंगे। तो उसके बाद 9 सितंबर के बाद सीनियर रजिस्ट्रार उस जगह पर पहुंचे। वहां पर सीसीटीवी भी देखा गया, वहां पर पूरी तरह से जो है आई विटनेस जो थे उनसे भी बात की गई और सही तह तक किसी मामले की जांच जो होती है वो सीनियर रजिस्ट्रार ने करने की कोशिश की। उसके बाद 12 सितंबर 2014 को, 9 तारीख को ऑर्डर मिला था, 12 सितंबर को ये सीनियर रजिस्ट्रार कोर्ट में पहुंचते हैं और चीफ जस्टिस को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। अब वो रिपोर्ट जब सौंपी जाती है तो उसके बाद मामला विचाराधीन भी होना था, मामले को देखना भी था कि इस मामले में कितनी ज्यादा जो ये मामला गंभीर है और कितनी ज्यादा सच्चाई है और क्या इसमें झूठ है, ये सब पता लगाया जाना था। तो हाई कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी उसने ये मामला फुल कोर्ट को रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है, इसलिए पूरी कोर्ट इस मामले पर विचार करे। 15 सितंबर को पूरी कोर्ट बैठी और उन्होंने विचार किया इस पूरे मामले पर कि आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए। इसमें 15 कैंडिडेट थे। सच्चाई ये थी कि 15 प्रोबेशनर थे, वो इस रिजॉर्ट में पहुंचे थे, चरण क्लब एंड रिजॉर्ट में। वहां पर आमतौर पर जो नॉर्मल बात चल रही थी, बिल्कुल एक आम दिन की तरह ही सेलिब्रेशन चल रहा था। आखिरी दिन था इसलिए जोश ज्यादा था, उमंग ज्यादा थी और ये भी कहीं ना कहीं कोशिश थी एक दूसरे से घुल मिल लिया जाए। इसी दौरान डिनर भी चल रहा था, पर एक कैंडिडेट जो कमेंट करता है उसके बाद सामने से दूसरे कैंडिडेट को ये बात बुरी लगती है और धड़ों में जो है आपस में ये लोग बढ़ जाते हैं और फिर लड़ाई करने लगते हैं और मारपीट इतनी ज्यादा पहुंचती है कि एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है, एक प्रोबेशनर बेहोश हो जाता है। तो ये सारी चर्चा जो है, ये सारे तथ्य जो हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए और कोर्ट ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया। कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि जो यूपी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस रूल्स है वो इन सब के ऊपर लागू होते हैं। आमतौर पर जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर यूपी जुडिशियल सर्विस रूल्स 2001 लागू होते हैं, पर कोर्ट में ये कहा गया क्योंकि ये सभी लोग प्रोबेशनर हैं, इस समय अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए ये पक्के कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी नहीं है, इनके ऊपर यूपी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस रूल लागू होते हैं और उनके तहत ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने सबसे पहले जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने कहा कि रूल 24 जो है उसके सब रूल 4 के तहत हाई कोर्ट को पावर है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी जो प्रोबेशन के दौरान सही तौर पर कंडक्ट नहीं रखता है तो हाई कोर्ट किसी भी कैंडिडेट को प्रोबेशन के दौरान सर्विस से टर्मिनेट
करने के लिए रिकमेंड कर सकती है। तो ये जो पावर्स है वो हाई कोर्ट की बताई गई। इसके बाद अलग अलग तथ्य, अलग अलग बातें रखी गई। अब इस दौरान एक दो केस निकलकर सामने आए जिनका हवाला भी दिया गया, जैसे कि स्टेट ऑफ बिहार राज्य वर्सेस गोपी कृष्ण प्रसाद का केस, और इसके साथ ही स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस शमशेर सिंह का केस। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में साफ तौर पर अदालत कह चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि इट वुड अनेबल ऑफिसर टू मेक गुड इन अदर वॉक्स ऑफ लाइफ इफ ही इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। यानी कि अगर किसी भी प्रोबेशनर को सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है तो उसे इस सेंस में लिया जाए कि वो अपने जीवन के बाकी जो पक्ष हैं उनमें कुछ अच्छा कर सके। तो कुल मिलाकर अलग अलग केसों का हवाला दिया गया, इसके साथ ही अलग अलग बातें, अलग अलग कथन, अलग अलग एविडेंस, सबूत पेश किए गए। अब यहां पर सबसे बड़ा सबूत यह था जो वहां पर होटल में सीसीटीवी लगा था। सीसीटीवी के आधार पर यह कार्रवाई ज्यादा की गई, आई विटनेस के आधार पर की गई। जो इस केस में जो सीनियर रजिस्ट्रार जुडिशियल गए थे तो उन्होंने भी वहां पर सीसीटीवी चेक किया था, और सीसीटीवी में जो जो बातें निकली वो कागज में दर्ज भी की गई, वो अदालत के सामने भी रखी गई, और उनके आधार पर फैसला भी काफी हद तक किया गया। तो कुल मिलाकर यह बात निकलकर सामने आई कि ये 15 लोग वहां पर गए थे। 15 लोगों के बीच में एक लड़की के कथन के ऊपर, एक लड़की के ऊपर कोई कमेंट किया जाता है जो कि अच्छा नहीं था। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है और एक जो प्रोबेशनर था उसकी बहुत बुरी तरह मारपीट होती है। मगर कोर्ट ने यह पाया कि यह मारपीट जायज बिल्कुल भी नहीं थी और एक जज के कंडक्ट के बराबर नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि एक जज का कंडक्ट वो एक आम व्यक्ति, एक सिविलियन की तरह नहीं हो सकता, एक आम सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं हो सकता। एक जज का कंडक्ट एक आम व्यक्ति से कहीं ऊपर होना चाहिए। उसमें बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी भी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी भी होनी चाहिए, और एक उच्च मूल्य उन्हें रखने चाहिए अपने जीवन में, नैतिक मूल्य अपने जीवन में, प्राइवेट लाइफ में भी रखने चाहिए। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अब एक ऐसा दौर चल रहा है जब मीडिया लगातार बड़ी पर्सनैलिटीज खास तौर पर उनकी प्राइवेट लाइफ में भी झांकने की कोशिश करता है। ऐसे में जज भी ऐसे किरदार हैं जिनके प्राइवेट लाइफ में मीडिया झांकने की कोशिश करेगा, और अगर प्राइवेट लाइफ में कोई भी कैंडिडेट ऐसा है तो वो इंस्टीट्यूशन के नाम पर धब्बा हो सकता है, वो पूरी जुडिशरी के नाम पर धब्बा हो सकता है। तो इस तरह की बातें कोर्ट में चल रही थी। हालांकि जो एक कैंडिडेट थे, जो एक प्रोबेशनर थे, 15 के 15 प्रोबेशनर्स ने कोर्ट में हल्फनामा दिया और यह कहा कि हमारे बीच में जो लड़ाई हुई थी वो दोस्ताना तौर पर शुरू हुई थी। उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट हुए या जो उसमें जो भी मारपिटाई हुई वो एक दोस्ताना मारपिटाई थी, और उसके बाद आपस में समझौता भी कर लिया गया। इसमें कोई तीसरी पार्टी, उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि इसमें कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी एग्रीव्ड नहीं है, क्योंकि जिनके बीच लड़ाई हुई उनके बीच समझौता हो गया, तो इसलिए उन्हें दंडित करना सही नहीं होगा। साथ ही इसमें उन लोगों की ओर से जो 15 कैंडिडेट थे, जो 15 प्रोबेशनर थे, यह भी कहा गया कि उनकी सुनवाई तो इस मामले में पूरे तरह से हुई ही नहीं है, उनकी सही तरीके से सुनवाई भी की जानी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मगर कोर्ट इस मामले पर बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही सख्त रवैया कोर्ट का इस मामले में देखने को मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, और इस पीठ में खास तौर पर जब ये मामला पर विचार किया गया तो इसमें ना सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि जो लखनऊ बेंच है वहां से भी जज बुलाए गए, और इन कैंडिडेट्स के ऊपर जो भी फैसला किया जाना था उसको लेकर कोर्ट बहुत ही गंभीर थी, बहुत ज्यादा गंभीर थी। तो इसमें एक तो ये बात निकल कर आई कि जो 15 लोग गए थे उनमें से 4 लोग निर्दोष थे, 4 लोगों को छोड़ दिया गया। उनमें से जो एक कैंडिडेट था, जिस समय लड़ाई हुई तो वो बाथरूम के अंदर था, तो इसलिए उसे बात का पता ही नहीं था कि क्या असल बात हुई है, इस वजह से उसे छोड़ दिया गया। दूसरा, जो बाकी के 3 कैंडिडेट्स थे वो लड़ाई के वक्त सीसीटीवी में दिखाई नहीं दिए, कैमरे में दिखाई नहीं दिए, इसलिए उन्हें भी जो है छोड़ दिया गया निर्दोष मानकर। अब बचे बाकी 11 कैंडिडेट, 15 में से 11 प्रोबेशनर बचे। उनके लिए कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की, बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया। दरअसल ये कैंडिडेट्स, ये प्रोबेशनर कोर्ट में ये दलील दे रहे थे कि उनकी ओर से कोई बड़ी गलती नहीं की गई है, इस मामले में उनकी सुनवाई की जानी चाहिए, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उन्होंने एक हवाला दिया कि
अदालती लैंग्वेज में एक वर्ड है सिंप्लिसिटर, जो इस मामले में इस्तेमाल किया गया। सिंप्लिसिटर कोर्ट इन्हें घोषित करे या ना करे, इसको लेकर जिस समय दलील चल रही थी कोर्ट में, तो बचाव पक्ष, जो इनका पक्ष था, जो प्रोबेशनर्स का पक्ष था, उनके वकील ने यह कहा कि अगर इन्हें सिंप्लिसिटर घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, जो कि नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ होगा, जो कि इनके क्राइम को भी कहीं ना कहीं बढ़ाकर देखता है, जबकि इन्होंने क्राइम किया ही नहीं है, इनके क्राइम को सही तरह से एजेस किया ही नहीं गया। तो इस तरह की दलीलें दी गई। उसी समय पर कर्नाटक में जो है वो जुडिशियल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू, वो एग्जाम होना था, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन में भी ये कहा गया था कि जो लोग सिंप्लिसिटर घोषित होंगे वो इस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही हवाला इस मामले की दलील के दौरान दलील में दिया गया कोर्ट में कि अगर कर्नाटक में जो नोटिफिकेशन निकला है जुडिशियल सर्विसेज के लिए उस पर जाएं तो वो देखने से, उसका रेफरेंस लेने से ये पता लगता है कि आगे की और भी जुडिशियल सर्विस में ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई कि कुछ कैंडिडेट जो कि इस मामले में आरोपी हैं वो बाकी कुछ राज्यों की जुडिशियल सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए हैं, इसलिए कोर्ट को सिंप्लिसिटर उन्हें घोषित नहीं करना चाहिए। अब कुल मिलाकर कोर्ट में बहुत ही गंभीर मंथन चल रहा था। इसके साथ ही एक कैंडिडेट ऐसा था जो कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग अफसर रह चुका था राज्य में, जो अपनी नौकरी कर रहा था, वहां से वो इस जुडिशियल सर्विस में आया था। और यहां पर आने के बाद देखिए, अगर आप किसी सरकारी नौकरी से किसी दूसरी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो एक टेक्निकल रेजिग्नेशन कहा जाता है उसे। टेक्निकल रेजिग्नेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप एक सरकारी नौकरी से दूसरी सरकारी नौकरी में शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी परमिशन आपको सरकार ही देती है। और 2 साल तक अगर आप जिस नई नौकरी में गए हैं आपको वो पसंद नहीं आती है, या आप उसके एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल नहीं सकते हैं, आप इजी फील नहीं करते हैं, तो आप 2 साल के समय तक वापस अपनी पुरानी नौकरी में जा सकते हैं। और जो ये 2 साल का समय होता है इसे लियन पीरियड कहा जाता है। और इसमें एक कैंडिडेट ऐसा था जो पहले स्टेट में, राज्य में असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग अफसर था, उसके बाद वो इस जुडिशियल सर्विस में आया था, मगर कोर्ट में यह दलील दी गई कि यह व्यक्ति पहले सरकारी नौकरी कर रहा था असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग अफसर के तौर पर यह व्यक्ति 2 साल पूरे कर चुका है, इसका लीन पीरियड खत्म हो चुका है। अगर कोर्ट इसे सजा देती है, उसकी एक तरफ तो जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर, जज के तौर पर नौकरी जा रही है, दूसरी तरफ जो पिछली नौकरी थी उसमें भी वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उसका 2 साल का समय पूरा हो चुका है, लीन पीरियड पूरा हो चुका है, इसलिए इतनी बड़ी सजा इन लोगों को ना दी जाए। तो इस तरह की दलीलें चल रही थी और ऑनरेबल जजेस इन सब दलीलों को सुन रहे थे और गंभीरता से विचार कर रहे थे। अब कुल मिलाकर जितनी भी दलीलें दी गई, उनके बाद फैसला जब आया तो उसमें कोर्ट ने पक्ष दर पक्ष एक एक दलील का जवाब भी दिया अपने फैसले में। कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट में यह कहा गया कि सिंप्लिसिटर इन सब आरोपियों को घोषित ना किया जाए, सिंप्लिसिटर ना बताया जाए। देखिए, सिंप्लिसिटर घोषित करना कोई इन्हें अपराधी घोषित करने जैसा नहीं है। जो इन्होंने किया है वो एक जज के कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, मॉरल वैल्यूज के बिल्कुल खिलाफ है, और यह सजा इनके लिए बहुत कम होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सिंप्लिसिटर घोषित करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी से इनएलिजिबल नहीं बन जाता, वो दूसरी नौकरी के लिए आगे एग्जाम दे सकता है। तो सिंप्लिसिटर की जो डेफिनेशन थी उसमें कुछ बदलाव सरकार की ओर से किए गए थे, तो उन बदलाव को किए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति सिंप्लिसिटर घोषित होने के बाद भी अगली नौकरी में अप्लाई कर सकता था। कोर्ट में यह बात कही गई। इसके साथ ही कोर्ट ने हवाला दिया, फिर से जो मैं पहले बात कह चुका हूं, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस का। कोर्ट ने कहा कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में टर्मिनेट होता है सरकारी नौकरी से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई बड़ी सजा दी गई है, उसकी एक नौकरी गई है, पर वो जीवन के और पक्षों में कुछ अच्छा कर सकता है। ही कैन परफॉर्म वेल इन द अदर वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इस तरह की बात माननीय कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कही गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 11 के 11 कैंडिडेट्स को, 11 के 11 प्रोबेशनर्स को सर्विस से डिसमिस कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और साथ में ही ये कहा कि इस तरह के मूल्य कतई भी जुडिशरी के लिए नैतिक मूल्य या आदर्श वाले मूल्य नहीं हो सकते। भविष्य में भी कैंडिडेट्स को याद रखना चाहिए कि जब भी वो किसी नौकरी में जाते हैं, और खास तौर पर जो प्रोबेशन का समय है, वो आपका एक लर्निंग का,
एक सीखने का समय होता है और उस समय सरकार, आपके अधिकारी आपको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, आपका मूल्यांकन कर रहे होते हैं कि क्या आप सही कैंडिडेट हैं सरकार के लिए या सही कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए जो भी प्रोबेशनर्स हैं उनके लिए इस मामले से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपको प्रोबेशन के समय कम से कम ऐसे मूल्य तय करने हैं, ऐसे मूल्य अपने अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने रखने हैं जिससे उन्हें पता लगे कि आप सरकार के लिए एक सही कैंडिडेट हैं, आप बोझ नहीं बनेंगे। जय हिंद।